तो क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC वाली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसा 9th है, 11th, डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CET, पैरामेडिकल वगैरह वगैरह की सब तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में तो लोकल बच्चे आके पढ़ लेते हैं जो करीब के होते हैं, लेकिन ऑनलाइन में दूर के किसी भी जगह से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, किसी भी एरिया से, या हिंदुस्तान के बाहर कोई भी कंट्री से, अगर आप चाहते हैं कि अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से किसी कंपटीशन की तैयारी करें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन पे जो लोग तैयारी करना चाहते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आते रहते हैं हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर ले कि हम लोग क्लासेस को रिकॉर्ड करके अपलोड करते रहते हैं, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, नीट के लिए, JEE के लिए, और दूसरे एंट्रेंस जैसे 11th है, 9th है वगैरह वगैरह जो तैयारी करते हैं, ये सब सारे मटेरियल उस पर रिकॉर्डेड अवेलेबल है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं घर बैठ के तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग? अभी तक तो हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स फिजिक्स के 11th क्लास के कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे फिजिक्स क्लास 11th, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, नाम तो सुना होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। जिस तरह से हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन में स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ऐसे ही रोटेटरी मोशन होता है। रोटेटरी मोशन, रोटेट करना, किसी बॉडी का अपने एक्सिस पे रोटेट करना, एक सर्कुलर में घूमना। जैसे हमारा फैन है, ये जो फैन है हमारा एक एक्सिस पे घूमता है, ये अपने जगह पे एक ही जगह पे रहता है और घूमते रहता है। ये पोजीशन तो नहीं बदलता, मगर डायरेक्ट एक सर्कुलर बॉडी पे, सर्कल एक्सिस पे अपने घूमते रहता है। तो ऐसे मोशन जो अपने एक बॉडी जो अपने एक्सिस पे घूमते रहता है उसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे गाड़ी के पहिए होते हैं, तो गाड़ी के पहिए अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, और अगर हम लोग इस तरह से ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं तो अपने एक्सिस पे ही घूम घूम के वो आगे की तरफ जाता है। ठीक है, ऐसे घड़ी के कांटे होते हैं, वो घूमते रहता है, वो भी मोशन में होता है, मगर वो एक्सिस पे घूमते रहता है अपना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में मोशन होते हैं जो अपने एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करते हैं। उसी से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या रिलेशंस है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक, सबसे जो बेसिक टॉपिक शुरू होता है वो है पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, ऐसे टर्म्स आते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं उसको, चैप्टर का नाम लिखते हैं फिर हम बताते हैं। ठीक है, ये है चैप्टर हमारा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। देखते हैं, पार्टिकल जानते हैं क्या होता है? कोई भी बॉडी होता है तो एटम से मिलके बना होता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोई भी बॉडी हो, कोई भी एलिमेंट हो, एटम से मिलके बना होता है। तो जो एटम होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, उसके कुछ मास होते हैं, कुछ पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। ऐसे ही कोई भी हम लोग फिजिक्स में बॉडी लेंगे तो कोई एक बल्कि बॉडी है, बड़ा बॉडी है, तो उस बॉडी के जो छोटे छोटे मासेस से मिलके बने होते हैं। तो जो छोटे से मास होते हैं, वेरी स्मॉल मास इज कॉल्ड पार्टिकल ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, तो एक पार्टिकल होता है। और एक होता है सिस्टम ऑफ द बॉडी। सिस्टम ऑफ अ बॉडी मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिस्टम। ठीक है, सो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर टुगेदर वर्क एज ए सिस्टम। तो सिस्टम हम लोग सिस्टम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है कि एक सिस्टम होता है जिसके अंदर गैसेस होते हैं और एक्सपेंशन कंप्रेशन होता है। ऐसी एक हम लोगों ने केमिस्ट्री भी पढ़ा है, ओपन से थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ा है हम लोगों ने, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ये हमारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, इन टर्म को मैं डिफाइन करता हूँ, क्या दे रखा। सबसे पहले देखते हैं ये पार्टिकल को कैसे डिफाइन करते हैं।
particle. An object which has definite mass, but its size and its force is negligible, which are mutually interact to each other. ठीक है ना, म्यूचुअली इंटरेक्ट टू ईच अदर। सिस्टम का एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और सारे पार्टिकल एक दूसरे को म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि एक इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं, इंटर पार्टिकल सिस्टम फोर्सेस होते हैं, तो उस तरह से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। अगला दे रखा हमारा इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से कि दुनिया के सारी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो क्या बताया कि मान लो एक बॉडी है, इस तरह से ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, तो ग्रेविटेशन के हिसाब से ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। यानी सभी एक पार्टिकल जो एक सिस्टम के अंदर या एक बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो सभी पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसी को हम लोग इंटरनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसे मिटा दे रहा हूँ इसको। इंटरनल फोर्स। ठीक है, क्या बताया कि ये जो एक बॉडी है इसके बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, और ये जो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जैसे हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से दुनिया की सारी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये हम लोग का रिलेशन के हिसाब से ग्रेविटेशन में पढ़ा है। ऐसे बोला कि एक बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, और टोटल जितना अट्रैक्टिव म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसी को हम लोग इंटरनल फोर्स बोलते हैं। तो इंटरनल फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? द टोटल mutually attractive forces between the particles of an object is called इंटरनल फोर्स। ठीक है ना, इंटरनल फोर्स। कितनी बात हुई? इंटरनल फोर्स से क्या होता है कि ये बॉडी मूव तो नहीं करता, और जैसे एक होता है ना एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी मूव करता है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर एक्सटर्नल फोर्स सफिशिएंट अमाउंट में है तो बॉडी पोजीशन बदलता है, चेंज करता है। लेकिन इंटरनल फोर्स से क्या होता है कि बॉडी जो है एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, बांध के रखता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, तो सभी पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इंटरनल फोर्स की वजह से ये म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है और सब एक दूसरे को बांध के रखते हैं। बाइंडिंग फोर्स जैसे होता है, एक तरह का बाइंडिंग फोर्स होता है, तो इंटरनल फोर्स होता है। ऐसे एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है, ये एक्सटर्नल फोर्स, इसे देखते हैं हम लोग। ठीक है, द फोर्स applied by an external agent on a body
ठीक है ना। बॉडी बोल सकते हैं और सिस्टम बोल सकते हैं, बॉडी और सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक्सटर्नल फोर्स is responsible for motion of a body, motion of a body। एक बॉडी जो मूव करेगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव करता है, अगर सफिशिएंट अमाउंट में फोर्स लगाते हैं तो। कभी कभी हम लोगों ने याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि इनर्शिया एक चीज़ होता है, अगर बॉडी का मास ज़्यादा होता फोर्स लगाएंगे कम लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है तो बॉडी मूव नहीं कर रहा, फोर्स तो लग रहा है मगर बॉडी मूव नहीं कर रहा क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा अप्लाइड फोर्स है। और अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है उसके इनर्शिया से तब बॉडी मूव करता है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसलिए सुइटेबल अमाउंट ऑफ फोर्स की ज़रूरत है, यानी ऐसा नहीं कि कितना भी लगा दो बॉडी मूव करने लगेगा, जब तक उसके इनर्शिया से ज़्यादा फोर्स नहीं लगता तब तक बॉडी मूव नहीं करता। तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स से ही बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। इंटरनल फोर्स से सब पार्टिकल एक दूसरे को बांध के रखते हैं। तो ये हो गया। इसके आगे चलते हैं सेंटर ऑफ मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेंटर ऑफ मास। रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब इसे समझते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है, ठीक है ना। इसे मिटा दें। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हम लोग क्या बताया कि कोई भी बॉडी होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। जैसे ये एक हमारा बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक। अलग अलग पोजीशन है इस पार्टिकल का, यह यहाँ 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 अलग अलग पोजीशन है इस पार्टिकल का, ठीक। लेकिन क्या बताए कि एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि सारा मास कंसंट्रेट होता है, सारा मास उस पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है। अगर उस पॉइंट को बैलेंस करेंगे तो पूरा होल बॉडी बैलेंस हो जाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, एक मैं डेफिनेशन लिखता हूं, क्या देखा है, द पोजीशन इनसाइड outside of a body where it is considered that whole mass of the body is concentrated, ठीक है ना। एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसा पॉइंट जो बॉडी के सिस्टम के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, और ये मानते हैं कि वहां पे पूरे बॉडी का मास जो है ना कंसंट्रेट रहता है। वंस द सेंटर ऑफ मास इज बैलेंस्ड, होल बॉडी इज बैलेंस्ड, ठीक। वंस द सेंटर ऑफ मास CM, once the center of mass is balanced, whole body is balanced, ठीक है ना, होल बॉडी इज बैलेंस्ड। एक बार सिस्टम ऑफ मास को, सेंटर ऑफ मास को हम लोग बैलेंस करते हैं या बैलेंस कर देते हैं तो पूरे बॉडी बैलेंस हो जाता है। हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे ये हमारे पास पेन है, इसका बीच में अगर हम लोग ऐसे रखेंगे और अपनी उंगलियों पे इसको रखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, और ये हमारे उंगलियों पे इस तरह से हैंग कर जाएगा, ठीक है ना। कोई भी बॉडी है, जैसे ये हैंग कर गया, ये इसी तरह से कोई भी बॉडी लेते हैं, जैसे हमारे पास बुक है, बुक के बीच में या अपने रजिस्टर के बीच में अगर ऐसे फिंगर पे हम लोग बैलेंस करते हैं तो रजिस्टर भी बैलेंस हो जाता फिंगर पे, बुक भी बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी बॉडी हो उसका एक पॉइंट होता है जहाँ पे अगर हम उसको बैलेंस करें उस पॉइंट को,
तो वो पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है। जिस पॉइंट को हम लोग बैलेंस करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अब जैसे हमारे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, हमारे बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास है ये नाभ पे होता है। जैसे बहुत दफ़ा योगा करते हैं हम लोग, तो इस तरह से रखेंगे ना, तो पेट पे बैलेंस करेंगे तो पूरी बॉडी फ्लैट हो जाता है। ठीक, इसी तरह से कोई भी बॉडी हो, चाहे रेगुलर शेप का हो चाहे इरेगुलर शेप का हो, हर तरह के बॉडी का अपने एक सेंटर ऑफ मास होता है, और उसको बैलेंस करेंगे पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है। चाहे उसमें कितने भी पार्टिकल्स हों, सब के सब सारे सेंटर ऑफ सारे पूरे बॉडी का पूरा बॉडी बैलेंस हो जाता है अगर उसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो। कितनी बात सुनी, सेंटर ऑफ मास समझ में आ रहा कुछ? ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, और साथ ही उसको एक फाउंडेशन है, कंसेप्ट फाउंडेशन है, हम बताते चलेंगे, आपका एक कंसेप्ट बिल्डअप होता रहेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस होता रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग मिटाते हैं सेंटर ऑफ मास को, आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। एक ऐसा बॉडी जिसमें दो ही पार्टिकल है, तो उसके रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे हमारे केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल है, सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम होता है एक क्लोरीन होता है, टू पार्टिकल सिस्टम हो गया। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H हाइड्रोजन क्लोरीन। तो इस तरह के बहुत सारे टू पार्टिकल यानी डाई मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड्स होते हैं, वो टू पार्टिकल सिस्टम भी होते हैं। अगर उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वो हम करने जा रहे हैं। ये दे रखा हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस दे रखा है। एक पार्टिकल सपोज करो ये M1 ये है, और इसका ओरिजिन से पोजीशन जो है ना R1 है, इसका मास M1 है और इसका पोजीशन R1 है। ये दूसरा जो है ये इसका M2 मास है और पोजीशन जो है ना R2 है। कितनी बात सुन में, और ये टू पार्टिकल सिस्टम। अब इसका सेंटर ऑफ मास समय दिखाना रिलेशन रहा है, तो इसको पहले तो ज्वाइन करते हैं हम लोग, और इसके बीच में कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये हम लोग सेंटर ऑफ मास इसको यहाँ पे लेते हैं। सेंटर ऑफ मास में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि सारा मास उस सेंटर पे कंसंट्रेट है। तो यानी यहाँ पे जो मास हम लोग एज्यूम करेंगे वो टोटल मास M1 प्लस M2 के बराबर होगा, और इसका जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है RCM, सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो गया। अब क्या बताया कि सेंटर ऑफ मास के रूल के हिसाब से जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स पोजीशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ its mass and its position is equal to the sum of masses and the product of center of mass। इसका क्या रिलेशन दे रखा है, ये जैसे R सेंटर ऑफ मास M1 प्लस M2 इज इक्वल टू R1 M1 R2 M2। ठीक है, और ये इस तरह ये रिलेशन आता है इसका, यानी इंडिविजुअल मासेस का मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स पोजीशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स पोजीशन, सम ऑफ, इसका एक रिलेशन क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास and its center of mass, total mass and its position is equal to the product, the sum of product of individual masses and their position, ठीक है ना। यानी ये जो टोटल मास एंड सेंटर ऑफ मास का जो प्रोडक्ट होगा ये इक्वल होगा हर मास का, और उसका पोजीशन जो है ओरिजिन से जो पोजीशन है उससे कितना डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन।
ठीक है, ये लिखा प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड इट्स पोजीशन इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मासेस एंड इट्स पोजीशन। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। सेंटर ऑफ मास का क्या रिलेशन आ जाएगा, आर सी एम। ठीक है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का टू पार्टिकल सिस्टम का रिलेशन आ जाता है। ठीक, अब क्या बताया कि इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, अगर मास मान लो जो भी पार्टिकल है, अगर सभी के मास बराबर है, टू पार्टिकल सिस्टम अगर दोनों का मास बराबर है, तो फिर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये m r1 m r2 अपॉन m प्लस m। ठीक है ना, कितनी बात सुनिए, आर सी एम जो होगा, m को कॉमन लेंगे, r1 प्लस r2 अपॉन ट्वाइस m, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r1 प्लस r2 अपॉन 2, ये हमारा एक रिलेशन बन जाता है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो है, दोनों का पोजीशन वेक्टर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हो जाता है। ये कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि ये जो पॉइंट है, ये मासेस हैं, अगर हम लोग इसको कोऑर्डिनेट के टर्म में दिखाएं, कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के टर्म में दिखाएं, तो ये जो पोजीशन है मास 1 का जो पोजीशन होगा ये m, तो ये x पे इसका जो पोजीशन होगा x1 होगा, और ये y पे इसका पोजीशन y1 होगा, तो इसका x1 y1 ये हमारा कोऑर्डिनेट आएगा m1 मास का। ठीक है, ऐसी m2 मास का जो है कोऑर्डिनेट आएंगे, यहाँ पे x2 आ जाएगा और यहाँ पे y2 आ जाएगा, इसको हम लोग x2 y2 ले लेते हैं, और ऐसी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, x और यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखेंगे सेंटर ऑफ मास को, तो कैसे लिखते हैं वो हम बता रहे हैं, इधर से मिटा दें हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या बता रहे थे कि यहाँ पे अगर हम लोग कोऑर्डिनेट के टर्म में दिखाएं, एक्स एंड वाई के टर्म में दिखाते हैं, तो सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग द एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें दिखाएंगे, तो एक्स सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा हमारा m1 x1, ये जैसे m1 है ना, इसका x कोऑर्डिनेट है ये वाला, तो m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो हमारा सेंटर ऑफ मास अलोंग द x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ऐसी y कोऑर्डिनेट के टर्म में सेंटर ऑफ मास लेते हैं हम लोग, तो m1 y1 ये हमारा m1 है, और इसका y कोऑर्डिनेट ये है, ये m2 हमारा है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, तो m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा y कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास आ गया। तो जब भी कभी दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो जनरल तो फॉर्मूला हमारा ये है, ठीक है ना, आर सी एम इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 m1 प्लस m2। ठीक है, वहाँ पे मास अगर बराबर होता है तो इस तरह से r1 प्लस r2 अपॉन 2 हो जाता है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में दिखाते हैं तो इस तरह से होता है। एक चीज़ और भी दे रखा, अगर ये 2 डायमेंशन का दे रखा हम लोगों ने, अगर 3 डायमेंशन का होता तो x y z तीनों कोऑर्डिनेट यूज़ करते हम लोग, और तीनों कोऑर्डिनेट का जो हमारा सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, अगर मान लो ऐसी अगर थर्ड डायमेंशन होता, जेड सी एम जो होगा m1 z1 m2 z2 m1 प्लस m2, ये हमारा अगर तीनों कोऑर्डिनेट यूज करते हैं तो x y z। ठीक, तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ सीएम सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रही बात, आगे चले हम लोग। ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं, इसे नोट कर लीजिए, मिटाते हम लोग। ठीक है, अगला टॉपिक कर हम लोग सेंटर ऑफ मास फॉर
एन पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, एन पार्टिकल सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे अभी तुमने 2 किया, 2 पार्टिकल सिस्टम था, अगर 3, 4, 5, 6 या उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते एक सिस्टम में, तो उसका अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे उसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हमने एक डायग्राम यहाँ बनाया है, एक ये बॉडी है, कुछ पार्टिकल्स को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, जैसे M1 है, ओरिजिन से इसका पोजीशन R1 है, ऐसे ही M2 R2 पोजीशन है, M3 R3 पोजीशन है इसका, M4 R4 पोजीशन, और इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। कुछ पार्टिकल हम लोगों ने ले रखा है पूरे सिस्टम में से। अब हम निकालते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है RCM, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 R1 M2 R2, ये इस तरह से चलता रहेगा, M3 R3 डॉट 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 MN RN, ये n नंबर ऑफ पार्टिकल है, जैसे n पार्टिकल सिस्टम है ना, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिया, और नीचे आ जाएगा टोटल मास, यानी जितने भी ये मास है, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 MN, n पार्टिकल का मास जितना भी है सब ले लेंगे हम लोग। तो ये एक दे रखा सेंटर ऑफ मास ऑफ और n पार्टिकल सिस्टम। अगर सबके मास बराबर हुए तो मास को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और अगर बराबर नहीं हुए तो ऐसे ही रहेगा ये हमारा सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम। हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं, इफ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3 डॉट 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 इज इक्वल टू M, सबके मास बराबर है, आइडेंटिकल पार्टिकल है, तो क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास फॉर m पार्टिकल, m आइडेंटिकल पार्टिकल, m R1 m R2 m R3 डॉट 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 m RN अपॉन, ये भी आ जाएगा m प्लस m, ऐसे ही चलता रहेगा mn तक। ठीक है, सभी के मास बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सबके मास कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये डॉट 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 चलता RN रह जाएगा ये ऊपर, और नीचे हमारे जितने भी पार्टिकल है NM मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा m से m कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R2 R3 डॉट 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 RN अपॉन डिवाइडेड बाय n, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफ मास इज इक्वल। ठीक है ना, मास इक्वल होगा तो यहाँ पे n मतलब जैसे 10 पार्टिकल है तो n का वैल्यू हटा कर 10 लिख देंगे हम लोग, अगर 5 पार्टिकल्स हैं तो 5 लिख देंगे, 100 है तो 100 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल ऑफ सिस्टम। अगर हम लोग कार्टेशियन के टर्म में लिखते हैं, कार्टेशियन मतलब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि अगर हम एक्स वाई जेड के टर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड कार्टेशियन, तो इनको हम लोग कार्टेशियन के फॉर्म में लिखते हैं। इसे मैं मिटा दूं, नोट कर लिया आप, क्या दे रखा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, एक्स सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग द एक्स एक्सिस में लेंगे तो M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3, ये डॉट डॉट चलता रहेगा, एक mn xn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, और ये चलता रहेगा mn तक। ठीक है ना, तो ये हमारा तो x कोऑर्डिनेट के टर्म में निकालेंगे हम लोग। इसी तरह से अगर y के कोऑर्डिनेट में निकालना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास, तो YCM सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग द y कोऑर्डिनेट, तो M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 डॉट 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 MN YN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है ना, ये प्लस MN तक चलेगा ये। ठीक है, ऐसे ही z एक्सिस में अगर लेना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग द z एक्सिस, तो M1
Z1 M2 Z2 M3 Z3, ये चलते चलते MN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये चलता रहेगा Mn तक। ये हमारा हो गया इस तरह से। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है हमारे सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। कितनी बार सुन में आ रहा समझ में, बहुत आसान है ये। आगे एक टॉपिक दे रखा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिलेशन क्या है वो हम लोग अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है। ये दे रखा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास, ये टॉपिक में इसमें दो हेडिंग कर रखा। एक दे रखा हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज absent। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट when external force is zero। external force is zero या जीरो, यस ले लो, ठीक है। अब क्या बताया कि जब भी कभी हम लोग फोर्स लगाते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लेते हैं। जब कभी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब मास इन, जानते हैं हम लोग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो जितना पूरी बॉडी का मास है वो मास लेंगे और उसका एक्सेलरेशन। लेकिन हम पार्टिकल का एक्सेलरेशन नहीं लेते, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेते हैं। जैसे हम लोग जितने भी पुराने टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे 9 में पढ़ा हम लोगों ने, फोर्स लगाते हैं मोशन होता है, फोर्स से लगता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो जो एक्सेलरेशन है वो पूरी बॉडी का लेते हैं हम लोग, पार्टिकल का नहीं लेते। जिस पार्टिकल से मिला के बना हुआ है हम पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन लेते हैं। उसी तरह से यहाँ लिया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है। तो एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये फोर्स जीरो है ये, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसको हमने जीरो लगा दिया, ठीक। यहाँ पे जो मास है, ये जो फोर्स है, इसको डी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी लेते हैं हम लोग, डी वी अपॉन डी टी लेते हैं। लेकिन यहाँ से ये जो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का था, ऐसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लेंगे। जो बॉडी मूव कर, जो एक बॉडी होता है उसका सेंटर ऑफ मास होता है जहाँ पे उस पॉइंट का कितना वेलोसिटी है। तो ये डी वी अपॉन डी टी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक है। अगर मास को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डी अपॉन डी वी डी टी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो ही आएगा ये। अब किसी भी टर्म का अगर डिराइव करते हैं, यानी कि डिराइव करते हैं, डेरिवेटिव्स लेते हैं, जैसे होता है ना लॉग में हम लोग कैलकुलस में इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर किसी टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं और अगर उसका वैल्यू जीरो आता है, इसका मतलब है कि वो टर्म कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन जो है, डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे वी सी एम है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, क्योंकि किसी भी टर्म का, कांस्टेंट टर्म का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन of constant term is zero। This implies that VCM is equal to constant। ये हमारा कांस्टेंट है ये, ठीक। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होता है कांस्टेंट रहता है। आगे चले हम लोग, आगे हम लोग चलेंगे और बताते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास का आगे रिलेशन निकालते हैं हम लोग, ठीक।